बेटा हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे निम्न स्तर पर लोकतंत्र पंचायती राज। पंचायती राज क्यों स्थापना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके उद्देश्य क्या है, जो हम पिछली वीडियो पर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कि एक्चुअली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। क्या जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने स्थापित की थी पंचायती तभी जो शुरुआत हुई, कि जहाँ सचमुच में हमारी इंडिया में पहले भी इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स थे, पाए जाते थे। ठीक है, बेसिकली बेशक जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये हमारे देश में पहले ही ये चीज़ें सब कुछ मौजूद थी। उसे वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये चीज़ें बताई गई है। भारत में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन पंचायती राज इन इंडिया। कहते हैं कि पंचायत की विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय है और पंचायती प्राचीन काल से चली आ रही है। आपने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य के बारे तो आपको सभी को पता ही है ना, तो उसकी जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी उसने इस चीज़ का वर्णन किया है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है अच्छी तरह, कहता है कि जो कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में म्यूनिसिपल प्रबंध का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक विद्वान था, उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। किस टाइम का विद्वान था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। उसमें भी उसने सारा बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम का जो राजा था किस प्रकार अपने देश का प्रबंध चलाता था, तो म्यूनिसिपल प्रबंध कैसा था। बेशक नाम अलग अलग थे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपने एक और कहानियाँ वाली किताब पढ़ी होगी, स्टोरीज वाली, जिसे हम कहते हैं पंच परमेश्वर, ठीक है ना। धार्मिक पुस्तकों में भी पंच परमेश्वर, पंच प्रधान आदि का वर्णन मिलता है। हिंदी स्टोरी में पढ़ी होगी आपने, ये बहुत फेमस स्टोरी है पंच परमेश्वर, ठीक है, मिलता है। वैदिक काल में भी गांव स्वायत्त और आत्मनिर्भर हुआ करते थे। एक वैदिक काल आता है ना, वैदिक काल, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई है कि लोग जो है खुद अपने डिसीजन खुद लेते थे। उनका एक पंच होता था, जो एक गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जहाँ फैमिली का जो बुजुर्ग आदमी होता था वही सारे डिसीजन लेता था। और पंचायतें ही लोगों की हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती थी। न्याय कार्य भी वही करती थी, ठीक है ना। जो न्याय से रिलेटेड होती थी वही काम करती थी। गांव का प्रबंध कैसे करना है, ठीक है, और अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता उसका फैसला कैसे सुनाना है, ये सारा कुछ पंचायतें ही करती थी। पंचायत का मतलब क्या होता था? जिसमें 5 मेंबर होते थे उसे पंचायत कहा जाता था, और पंच के फैसले को परमात्मा का फैसला माना जाता था, क्योंकि पंचायत में जो सबसे बुजुर्ग होता था, तजर्बेकार होता था, सभी की भलाई के लिए सोचता था, उसका सभी लोग, जो गांव के लोग, अच्छी तरह कहना मानते थे। इसी प्रकार एक और प्रूफ मिलता है कि चार्ल्स मैकाउल्फ, जो अंग्रेज आए थे हमारे इंडिया में, जिन्होंने किताब लिखी है जी, उस समय के गांव को छोटे छोटे गणराज्य, लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया है। यातायात के साधन सीमित होने के कारण केंद्र सरकार का गांव पर कंट्रोल बहुत कम था, और ग्राम पंचायत द्वारा अपना राय प्रबंध पूरी तरह स्वतंत्रता से चलाते थे। मैकाउल्फ का कथन है कि सम्राट आते जाते रहे, परंतु जो ग्रामीण लोग हैं ना, उनके जीवन पर कोई खास अंतर नहीं पड़ा। वंस अगेन कहता है कि जो हमारी पंचायतों का जो सिस्टम है ना, वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसका वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, जो फेमस बुक्स है पंच परमेश्वर, वहाँ से मिलता है। अंग्रेज जो है उसने अपनी किताब लिखी थी, चार्ल्स मैकाउल्फ ने, उसने अपनी किताब में वर्णन किया है कि तब जो गांव के लोग होते थे अपना प्रबंध चलाते थे, उसे लिटिल रिपब्लिक कहा जाता था। बेशक कभी कोई राजा आ गया, कभी दूसरा राजा आ गया, किसी ने हमला कर दिया, कोई और राजा आ गया, ठीक है, बड़ी बड़ी राजधानी में फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन गांव में कुछ खास अंतर नहीं पड़ता था। वो अपना जो निर्माण, जो अपना प्रवाह आराम से चलाते थे। फिर इसके अलावा कुछ और पंचायतें होती थी, जिसे हम कास्ट पंचायतें कहते हैं।
जो आज भी पाई जाती है। जैसे जो हम आसपास बाजीगर लोग देखते हैं, गुज्जर लोग देखते हैं, वो अपने ही पंचायतें बनाते थे, अपने फैसले खुद करते हैं। देखा होगा कभी आसपास जो गुज्जर होते हैं, बाजीगर होते हैं, कभी आपके गांव के सरपंच थोड़ा उसमें डिसीजन देते हैं, वो अपनी पंचायतें खुद बनाते हैं। फिर तीसरी बात, मुगल शासनकाल में भी पंचायतों की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि मुगल शासकों ने ना तो इनके विकास की तरफ कोई ध्यान दिया, तो ना ही कोई कुछ इनके मौजूदा ढांचे में कोई परिवर्तन किया। मुसलमान शासकों ने शहरी स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के परिवर्तन किए और म्यूनिसिपल प्रबंध कोतवाल के अधीन कर दिया, जो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि था। बस अंतर कितना पड़ा मुगल शासन में कि शहरी प्रबंध को चेंज किया और उसे जो प्रबंध है, जैसे आज डीसी डिप्टी कमिश्नर सारा काम करता है, ऐसे जो जिले का जो काम था वो कोतवाल करता था। वंस अगेन कौटिल्य शास्त्र, कौटिल्य ने बात की, ठीक है, कि म्यूनिसिपल प्रबंध था। हमें पंच परमेश्वर की किताब के बीच में ये चीज़ें मिलती है। चार्ल्स मैकालेफ ने इसकी बात की है। बरादरी पंचायती होती हैं गुज्जर बाजीगर की, और मुगल शासकों ने इसमें कुछ खास चेंजेस वगैरह नहीं की, बस इतना किया कि कोतवाल को स्थापित किया। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही बेटा क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, फिलिप्स में, या कुछ भी कह लो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। अब मुगलों के बाद आपको पता किसका शासन आया? यस, अंग्रेजों का। अंग्रेजों के राज में कैसे चेंजेस हुए या नहीं हुए वो हम देखते हैं। कहते हैं अंग्रेजों ने भारत के केंद्रीकरण की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइज आरंभ की, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि पंचायती राज प्रबंध को क्षति पहुंची। केंद्रीकरण करना होता है बेटा कि सारी पावर गांव से लेकर देश तक जो सारी पावर है वो एक आदमी के हाथ या एक कमेटी के पास चले जाना। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के पास सारी पावर चले जाए, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई गांव का सरपंच पंच ना रहे, ठीक है। इसके कारण कहता थोड़ी सा जो हमारे गांव की जो पंचायत सिस्टम था उससे नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने गांव में जो लगान इकट्ठा करने के लिए अधिकारी और लोगों के झगड़े का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिए। इस प्रकार संगठन नौकरशाही स्थापित हो गई। आपको पता है कि मुगल टाइम के समय तक कोई नौकरशाही का प्रबंध नहीं था, क्योंकि गांव के लोग खुद सारा काम करते थे। ब्यूरोक्रेसी कैसी आई? अंग्रेज लेकर आए, जानबूझकर जो इंटरफियर करने के लिए लोगों की लाइफ के लिए। आपने लगान पिक्चर देखी होगी कि कैसे गांव के लोग 6-6 महीने साल काम करते थे और उनके नौकरशाही वाले आते थे और सारा जो इकट्ठा जो उनका अनाज वगैरह ले जाते थे। अगर इनके से लड़ाई झगड़ा होता था, पहले क्या करते थे गांव के लोग, जहाँ उनका पंचायत सरपंच जो निपटारा करता था, अब क्या कर दिया उसने खुद अपना न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इस प्रकार एक नई प्रथा शुरू होगी जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। फिर क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की और इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए कोशिश की। यह कार्य विशेष रूप में लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन ने कोशिश की। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसे तो हम अच्छी तरह प्रशासन चला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठे इंडिया का प्रशासन चला रहे थे ना। तो हमें जो गांव के लोगों को पावर खुद देनी चाहिए कि अपना प्रबंध चला सके। इस चीज़ का रियलाइज़ किसने किया? लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन ने। फिर 1882 में सबसे पहले क्या था, अपने शासनकाल के अधीन कलकत्ता और मुंबई कॉरपोरेशनों में चुने गए प्रतिनिधि शामिल करने की व्याख्या की। सबसे पहले जो मेन उनका फोकस किया था, कहाँ स्टे किया था उन्होंने? कलकत्ता और मुंबई, लॉर्ड रिपन और मेयो ने। 1882 में पास किए गए प्रस्ताव के भारत में स्थानीय स्वशासन का मेघना कार्ड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया, ये क्वेश्चन आते होते हैं कि ये कार्ड कौन लेकर आया, कानून कौन लेकर आया, सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ, ये अंग्रेजों के टाइम, वो चीज़ें आएंगे। कहता मैग्ना कार्ड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। इस प्रस्ताव द्वारा सुझाव दिया गया कि लोगों को राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि जो अपना प्रबंध खुद चला सके। फॉर दिस रीज़न उन्होंने लोकल सेल्फ बॉडीज़ का जो है प्रसार किया। अब क्या हुआ? पहले ये था सेंट्रलाइजेशन कर दिया, फिर लॉर्ड मेयो तो लॉर्ड रिपन आया कि नहीं भाई, एक उनको लोकल सेल्फ बॉडीज़ क्रिएट करनी चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए। अब 1907 में
डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन ने गांव में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित करने का सिद्धांत पेश किया, जिसके आधार पर कई प्रांतों ने पंचायती कानून पास करके गांव में पंचायती की दोबारा से स्थापना की। 1917 में अंग्रेजों ने भारत की उत्तरदायी प्रणाली स्थापित की। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ से आंसर मिल गया कि हमारे इंडिया में उत्तरदायी प्रणाली कब स्टार्ट हुई? 1917 में। उत्तरदायी प्रणाली होती है कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप मतलब जिम्मेदार होंगे। लेकिन थोड़ा सा अंदर ये था, अब तो ये होता ना कि गांव इंडिया के जो होते हैं पीएम सीएम, जो इंडिया के लोगों के सामने अपने उत्तरदायी होते हैं किसी भी काम के लिए। बट जो उत्तरदायी होते थे वो जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उसके सामने थे। जो कि कोई भी कोई गलत काम करते हैं इंडिया में आकर अंग्रेज, तो कोई केस जाता है, कोई पता चलता है उनके बारे में, तो उनकी कंप्लेंट जाती है, तो वो महारानी उनको डिसमिस कर सकती थी। क्योंकि आपको पता है उस टाइम काफ़ी लोग जो हमारे इंडियन जो है एलएलबी लायर वकील बन चुके थे, तो वो इस चीज़ का वो मुद्दा उठाते थे, इसलिए भी उत्तरदायी प्रणाली घोषित की। कहते हैं 1919 के पास किए गए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून, एक और कानून पास हुआ। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून के द्वारा स्थानीय स्वय शासन का प्रबंध को एक मंत्री के अधीन कर दिया। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रांतों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वय शासन संस्थाओं की रचना को सुधार लाने के लिए अनेक कानून पास हुए। एक तो 1919 का कानून हो गया, ये भी बहुत फेमस है, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून कहते हैं। दूसरा आगे नेक्स्ट कानून हो गया 1935 का, जिसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कानून कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि परिणामस्वरूप स्थानीय संस्थाओं में और भी विकास हुआ। परंतु इस सब के बावजूद भी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो स्थानीय शहरी और ग्रामीण स्थानिक स्वशासन संस्थाएं वांछित भूमिका निभाने के असमर्थ रही, क्योंकि इनकी शक्तियां सीमित थी और सरकारी कंट्रोल के अधीन थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पंचायती राज प्रणाली कैसे रही, जितने अंग्रेजों का हुआ है ना, को पहले उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जो पावर है सेंटर के पास चले गई, तो नौकरशाही का बढ़ावा दे दिया। देन आफ्टर लॉर्ड में हो तो लॉर्ड रिपन ने रिलाइज किया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। उसने मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया जो स्थापित किया, तो जो पावर को उसने कहा कि लोकल सेल्फ बॉडीज़ को देनी चाहिए। फिर 1907 को सेंट्रलाइजेशन कमीशन बना। इसके तहत दो कानून बने, 1919 का जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कानून कहा जाता है, और नेक्स्ट 1935 का। तो इसका मकसद यही था कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए। अब जब देश आज़ाद हो गया तो बाद में कानून कैसे बने? कहते हैं कि भारत के गांव के लोग जो मैक्सिमम जो 70% लोग हैं वो गांव में रहते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि गांव का विकास होना चाहिए। फॉर दिस रीज़न जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो कुछ समय बाद हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ, तो उसके अधीन जो 4th A है उसमें निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए। अगर आपने पढ़े होंगे निर्देशक सिद्धांत 4 टाइप के हैं, उसमें मैक्सिमम यही कोशिश की गई है कि गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, गांव के लोगों को गांव को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। जहां एक गांधीवाद सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है और उदारवादी सिद्धांत है। तो जो गांधीवाद सिद्धांत हो मैक्सिमम इसी बात को ही पहल देता है। फिर देन आफ्टर ये चीज़ हुई कि निर्देशक सिद्धांत शामिल किए। पहली पंचवर्षीय थी प्लानिंग कमीशन, ठीक है। अब आपको पता है कि उसको खारिज करके नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बना दिया है। पहले प्लानिंग कमीशन होती कि 5 साल की योजना बनाई जाती थी कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो हमने टारगेट रखा है पूरा किया जाएगा। देन आफ्टर फिर नेक्स्ट मतलब सरकारें आते जाती रहती थी, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन अपना आराम से काम करता था, जो भी इसको टारगेट दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें काफ़ी चेंज किया और अब इसके स्थान पर नीति आयोग लेकर आए हुए हैं। पहले पंचवर्षीय योजना के अनुसार क्या कहा कि समूह विकास योजना की जाएगी। तो जब महात्मा गांधी का जन्म होता है, जिसे हम गांधी जयंती कहते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को प्रयोग के रूप में देश के विभिन्न भागों में 55 इलाकों में ये काम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का धीरे धीरे विस्तार तो हुआ, परंतु अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। भी कोशिश की इन्होंने, लेकिन अभी भी जो उनका टारगेट था कि गांव के लोगों पूरी तरह विकसित हो,
उनमें राजनीति की जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, राय प्रबंध में पार्टिसिपेशन करना होता है, वो चीज़ों की जो शिक्षा मिले वो चीज़ें उनको नहीं मिली, वो जो है उनको इनपुट नहीं प्राप्त हुआ। देन आफ्टर फिर क्या हुआ, बलवंत राय मेहता कमेटी के अधीन एक कमेटी बनाई गई। 3 आदमी थे, ठीक है। उसमें जो मेन थे वो बलवंत राय थे, इसलिए इसके नाम पर जो इसका नाम बना बलवंत राय मेहता कमेटी। उसको टाइम दिया गया कि आप सारा इंडिया को जो है गांव के लोगों को सर्वे करो और देखो कि क्या क्या लेक ऑफ पॉइंट है, किस प्रकार हम दोबारा से इसे सही तरह लागू कर सकते हैं, ता जो गांव के लोग, हमें पता है कि मैक्सिमम लोग 70% लोग गांव में रहते हैं, गांव को लोगों का विकास हो सके। तो फिर उसने बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक फार्मूला पेश किया जिसे हम कहते हैं 3 टायर सिस्टम, कि सबसे ऊपर जिला परिषद होगी, उसके नीचे पंचायत समिति होगी जिसे हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और उसके नीचे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा जो गांव के लोगों की होती है, उसके ऊपर जो ब्लॉक के लोग होते हैं, मान लो छोटा सा कस्बा शहर, और उसके ऊपर जिला परिषद। ये इस प्रकार एक दूसरे के नीचे काम करेंगे और एक दूसरे को अपनी रिपोर्ट देंगे, तो इस प्रकार से काम सही तरह चलेगा। तो जो वो चीज़ें बिल्कुल सही अब चल रही है। गांव के लोकतंत्री के विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेट के डिसेंट्रलाइजेशन सिद्धांत के आधार पर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय 3 टायर सिस्टम, इसे 3 टायर सिस्टम भी बोलते हैं, का निर्माण किया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 को ये सुझाव स्वीकार कर लिया। शुरुआत कब हुई? 57 को, 58 एक साल के अंदर ये कंप्लीट हो गया। और लेकिन लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। तो सबसे पहले इंडिया में जो पंचायत लागू हुई वो 2 स्टेटों में हुई थी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ठीक है। एक तो आपको क्लियर होगा क्योंकि महात्मा गांधी का जो सपना था, फॉर दिस रीजन इसे ही डेट को फाइनल रखा उन्होंने, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो लेकिन जो टारगेट पूरा करते करते कब शुरू हुआ? फिर 1959 को। तो 2 स्टेट सबसे पहले चुने गए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात अन्य राज्यों में भी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कानून का निर्माण किया। आई होप जी आपको सारी हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी कमजोरियाँ। थैंक्स बेटा।